Good morning, everyone. Today we will start our next unit, and its first chapter, application of matrices to the system of linear equation. So today we will discuss some basics. Firstly, we will discuss about system of linear equation, and then system of homogeneous and non-homogeneous linear equation, and then we will discuss मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन। तो नेक्स्ट चैप्टर है आपके पास एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस टू अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब कि जो मैट्रिक्स हमने पढ़ी है अभी तक उसका अगर हम यूज़ क्या करेंगे लीनियर इक्वेशन के सिस्टम में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपके पास क्या होता है। हमने क्या किया है, हमने एम लीनियर इक्वेशन कंसिडर कर ली है जिसके अंदर n वेरिएबल है x1 x2 x3 अप टू xn। ठीक है, जैसे कि अभी तक आप 3 वेरिएबल की इक्वेशन पढ़ते थे, 4 वेरिएबल की। जैसे अगर आप 3 वेरिएबल की इक्वेशन इस टाइप से कंसिडर कर लो, ये आपके पास है 3 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन। लेकिन अब हमने कैसी कंसिडर करनी है, n वेरिएबल की m लीनियर इक्वेशन कंसिडर करनी है। तो हम कंसिडर कर लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं a11 x1 a12 x2 a13 x3 एंड सो ऑन a1n xn इक्वल्स टू b1। ये हमने ले ली इक्वेशन 1। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं a21 x1 प्लस a22 x2 a23 x3 एंड सो ऑन a2n xn इक्वल्स टू b2। ये आपके पास है इक्वेशन सेकेंड। सिमिलरली थर्ड इक्वेशन ले लेते हैं a31 x1 a32 x2 एंड a33 x3 सो ऑन अप टू a3n xn इक्वल्स टू b3। ये आपने ले ली इक्वेशन थर्ड। बट हमें कितनी इक्वेशन कंसीडर करनी है, m इक्वेशन। तो हम ऐसे ही करते जाएंगे, लास्ट आप लोगे mth इक्वेशन कैसी लोगे, a m1 x1 a m2 x2 एंड सो ऑन a mn xn इक्वल्स टू b m। ये आपके पास हो गई mth इक्वेशन। अब ये आपके पास जो m इक्वेशन है हम इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, जितने भी आपके पास कोफिशिएंट प्रेजेंट है हम उसको एक अलग मैट्रिक्स में लिख लेते हैं, ए मैट्रिक्स। इसके अंदर हम सारे के सारे कोफिशिएंट कंसीडर कर लेते हैं, a11 a12 a13 अप टू a1n a21 a22 a23 एंड a2n, लास्ट में am1 am2 am3 अप टू amn। ये हमने ले ली जिसके अंदर सारे कोफिशिएंट प्रेजेंट है, जो आपके पास m लीनियर इक्वेशन थी उनके कोफिशिएंट। एक हमने b मैट्रिक्स कंसीडर कर ली जिसमें हमने ये कांस्टेंट ले लिए b1 b2 अप टू bm। इसमें हमने सारे कोफिशिएंट ले लिए। इसका ऑर्डर कितना होगा, m बाई n। इसका ऑर्डर कितना होगा, m बाई 1। और हमारे पास जो वेरिएबल है उसकी हमने एक और मैट्रिक्स कंसीडर कर ली जिसका हमने नाम रख दिया x, कैपिटल X इक्वल्स टू, इसके अंदर हम सारे वेरिएबल ले लेंगे x1 x2 अप टू xn। और इसका ऑर्डर क्या होगा, n बाय 1। तो ये जो गिवन जो आपने m लीनियर इक्वेशन ली थी हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इफ वी टेक ax a इंटू एक्स इक्वल्स टू b। तो यहाँ पर आप a की वैल्यू रखकर देखना, b की, x की और b की मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वापस से वही m इक्वेशन ऑब्टेन हो जाएंगी जो हमने स्टार्टिंग में कंसीडर की है। तो हमारे पास जो m लीनियर इक्वेशन है हम उसको मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं ax इक्वल्स टू b, जहाँ पे a आपके पास क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, x है आपके पास वेरिएबल मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे वेरिएबल प्रेजेंट हैं, एंड b आपके पास है कांस्टेंट मैट्रिक्स, इसमें सारे के सारे
कांस्टेंट हमने कंसिडर किए हैं। तो कोई भी लीनियर इक्वेशन है हम उन्हें मैट्रिक्स की फॉर्म में इस टाइप से लिख सकते हैं, Ax इक्वल्स टू बी। और जो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद x1, x2, x3 अप टू xn की वैल्यू आएगी, वो क्या होंगे, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन। दैट मीन्स जो x1, x2, xn इन सब की वैल्यू आएगी वो आपके पास होगा सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन। जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन का जो सिस्टम है वो फर्दर टू टाइप का होता है। दैट फर्स्ट इज होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन and second one is non-homogeneous linear equation. Second one is non-homogeneous system of linear equation. अब आपके पास Ax इक्वल्स टू बी जो इक्वेशन है, अगर इसमें b की वैल्यू हो जाए जीरो, मतलब बी मैट्रिक्स है वो जीरो मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए, तब हम बोलेंगे जो आपके पास गिवन सिस्टम है वो होमोजीनियस सिस्टम है। और अगर बी नॉन जीरो है तब उसे बोलेंगे कि वो है नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। तो जो आपके पास एक एक्सरसाइज है उसमें आप पढ़ोगे होमोजीनियस लीनियर सिस्टम के इक्वेशन के बारे में, और दूसरी एक्सरसाइज में आप पढ़ोगे नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पे देखिए पूरा का पूरी जो बी मैट्रिक्स है वो जीरो होना चाहिए, सिर्फ एक नहीं, मतलब जो बी मैट्रिक्स है वो आपके पास इस टाइप से होगी कि हर एक एंट्री होनी चाहिए जीरो। ये जीरो मैट्रिक्स है आपके पास। और यहाँ पे कम से कम एक जो एंट्री है एटलीस्ट वन नॉन जीरो होनी चाहिए। सारी की सारी नॉन जीरो भी हो सकते हैं बट एटलीस्ट वन नॉन जीरो होनी चाहिए, तभी आपके पास बी नॉन जीरो मैट्रिक्स आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट वी हैव कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। किसी लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को हम कंसिस्टेंट कब कहेंगे, व्हेन इट हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। उसका कम से कम जब एक सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, कम से कम एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए, तब आप सिस्टम को बोलोगे कि सिस्टम है कंसिस्टेंट। फॉर एग्जाम्पल हमने दो इक्वेशन ले ली हैं, अब हमें पता है x इक्वल्स टू जीरो एंड y इक्वल्स टू जीरो हमेशा इसका एक सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब जो आपके पास ये दो इक्वेशन का सिस्टम है, लीनियर इक्वेशन का सिस्टम है, इसका कम से कम एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, वो कौन सा होगा, जीरो एंड जीरो। मतलब x की वैल्यू भी जीरो और y की वैल्यू भी जीरो। मतलब x आपके पास अगर x और y इस टाइप से लिया है तो एटलीस्ट ये जीरो जीरो वाली वैल्यू तो इसको सेटिस्फाई कर रही है, इसका कम से कम हमें एक सॉल्यूशन मिल रहा है। तो इसका मतलब ये जो सिस्टम है लीनियर इक्वेशन का, ये आपके पास कैसा है, कंसिस्टेंट। इसका कम से कम एक सॉल्यूशन आपको मिल रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम इनकंसिस्टेंट कब कहेंगे, इफ इट हैज नो सॉल्यूशन, की अगर इसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब अगर आपके पास ये x नॉट अगर हमने यहाँ लिया है तो x नॉट की कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, कि x की कोई भी आपके पास ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। जब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा तो हम सिस्टम को कहेंगे ये आपके पास है इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल हमने इक्वेशन ले ली x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, और सेकेंड हमने इक्वेशन ले ली 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 19। अगर हम इन्हें सॉल्व करें, यहाँ से आपके पास फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू है x प्लस वाई की वैल्यू है 5, तो अगर मैं इसको यहाँ पुट करूँ, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 कॉमन x प्लस वाई, यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू रखो 5, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया 10 इक्वल्स टू 19। क्या ये कभी भी पॉसिबल है? 10 कभी भी 19 के इक्वल नहीं आ सकता, हमें पता है 10 नॉट इक्वल्स टू 19। दैट मीन्स ये जो आपके पास इक्वेशन गिवन है इनका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। x और y की वैल्यू ऐसी एक साथ नहीं हो सकती कि जो आपको पास ये इक्वेशन दे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा। तो इस टाइप की इक्वेशन को हम कहते हैं कि इन इक्वेशन का जो सिस्टम है वो कैसा है, इनकंसिस्टेंट। तो आपके पास है इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जब कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब कम से कम एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तब कंसिस्टेंट, जब एक भी नहीं करेगा तब इनकंसिस्टेंट।
तो हम स्टार्ट करते हैं। जो आपके पास बुक में जो एक्सरसाइज गिवन है वो पहले नॉन होमोजीनियस की है, उसके बाद होमोजीनियस की है, बट हम जो स्टार्ट कर रहे हैं पहले लेक्चर में हम स्टार्ट करें होमोजीनियस इक्वेशन से। सेकेंड लेक्चर में हम नॉन होमोजीनियस के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हमने देखा था कि होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का सिस्टम किस टाइप से होगा, ए एक्स इक्वल्स टू बी वेयर बी इक्वल्स टू 0। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एक्स इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स। तो ये आपके पास क्या है, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का सिस्टम। अब देखिए अगर हम कोई एग्जाम्पल से करें, फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल्स टू 0, देन 3x प्लस 4y प्लस 5z इक्वल्स टू 0, 6x प्लस 9y माइनस 5z इक्वल्स टू 0। तो ये एग्जाम्पल है आपके पास होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का। जो यहाँ पे v की वैल्यू है, इसके अंदर जो सारे कांस्टेंट है वो क्या आ रहे हैं, 0। अगर इसमें से सपोज ये वाला हो जाता है 10, तो ये आपके पास किस में कंसिडर करते हैं हम, नॉन होमोजीनियस में, बट यहाँ पर ये क्या हमने लिया है, 0। अगर हम इस इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम ए मैट्रिक्स को क्या लेंगे, जिसमें आपके पास सारे के सारे कोफिशिएंट प्रेजेंट है, 2 2 3 2 2 3 2 एंड देन 3 4 5 3 4 5 6 9 माइनस 5। बी मैट्रिक्स में सारे कांस्टेंट जो आपके पास राइट हैंड साइड प्रेजेंट थे, 0 0 0। और एक्स में हम क्या लेते हैं, वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक्स वाई जेड। तो ये आपके पास है, इसको आप क्या लिखोगे, ए एक्स इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स। तो हम आगे से मैट्रिक्स के फॉर्म में ऐसे रिड्यूस कर लिख सकते हैं। अब देखिए जो आपके पास ये 3 इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। अगर मैं x की वैल्यू 0 ले लूँ, y की वैल्यू 0 और z की वैल्यू 0, तो वो इन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। फर्स्ट में पुट करोगे तब भी इक्वेशन सेटिस्फाई है, सेकंड में भी, थर्ड में भी। x y z की वैल्यू अगर हम 0 ले लें, x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 एंड z इक्वल्स टू 0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम। इस सिस्टम का एक सॉल्यूशन है, या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको कि कैपिटल जो x है उसकी एक वैल्यू क्या आ गई है, 0 0 0। मतलब इसका एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। और वो कौन सा सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज x को हमने ऐसे लिख लिया 0 0, ये एक सॉल्यूशन है, और ये किसकी इक्वल है, 0 मैट्रिक्स की। मतलब x इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम। दैट मीन्स, क्योंकि देखिए ऑब्वियसली आपके पास राइट हैंड साइड पे 0 0 0 है और लेफ्ट हैंड साइड पे सारे वेरिएबल होंगे, तो वहां पर जब आप उन सारे वेरिएबल की वैल्यू 0 पुट करोगे तो आपको एक सोल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा, और वो क्या होगा, 0 सोल्यूशन। दैट मीन्स होमोजीनियस इक्वेशन का हमेशा एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और वो कौन सा होता है, 0 सोल्यूशन, और हम इसे बोलते हैं ट्रिवियल सोल्यूशन। क्या कह सकते हैं हम, x इक्वल्स टू 0 is always a solution of किसका सॉल्यूशन होगा, सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, और हम इसे क्या कहते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल। और जो बाकी सॉल्यूशन है, इसको छोड़कर अगर कोई और सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, हम उन्हें कहते हैं नॉन ट्रिवियल। एंड अदर सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट करते हैं जो x नॉट इक्वल्स टू 0 है, उन्हें हम कहते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो मतलब आपके पास ये तो फाइनल है ही है कि होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का एक सॉल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, और वो क्या होगा, 0 सॉल्यूशन। तो ऐसा सिस्टम जिसका एटलीस्ट एक सॉल्यूशन पक्का गारंटी होगी कि एग्जिस्ट करता ही करता है, ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते थे, कंसिस्टेंट सिस्टम। इसका मतलब ए एक्स इक्वल्स टू 0 कैसा सिस्टम हो गया है, इज अ कंसिस्टेंट सिस्टम। इसका फाइनल हमें पता है कि एक सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा।
नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वर्किंग रूल टू सॉल्व द गिवन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, कि आपके पास जो गिवन लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन गिवन है उनको आप सॉल्व कैसे करें, सॉल्व करने का मतलब उनके सॉल्यूशन कैसे फाइंड करें। तो होमोजीनियस आपके पास है ax इक्वल्स टू 0, तो इसके आपके पास दो रूल हैं बेसिकली। तो दोनों के लिए आपको पहले क्या फाइंड करने का पड़ेगा, इस ए मैट्रिक्स का रैंक। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। अगर जो आपके पास है रैंक ए, अगर वो इक्वल आ जाए नंबर ऑफ वेरिएबल्स, जितने भी वेरिएबल हैं इक्वेशन में, अगर वो उसके इक्वल आ जाए। दूसरा केस क्या होगा, जो होगा रैंक ऑफ ए कम आ जाए नंबर ऑफ वेरिएबल से। ठीक है। अब तीसरा केस कहीं नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता कि रैंक ऑफ ए ग्रेटर देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ये केस पॉसिबल ही नहीं होगा। सिर्फ ये दो केस पॉसिबल है, या तो रैंक ए का इक्वल होगा नंबर ऑफ वेरिएबल से, या फिर रैंक ए का कम होगा नंबर ऑफ वेरिएबल से। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखो अब जो इक्वेशन ली थी इसका ऑर्डर था m इंटू एन, जो वेरिएबल था उसका ऑर्डर हमने क्या लिया था n इंटू 1, मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं n, तो नंबर ऑफ वेरिएबल की जगह हम यूज कर लेते हैं n। इसको भी ऐसे लिख सकते हो, रैंक ऑफ a लेस देन n। अगर रैंक a का नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल आ जाए तब हम बोलेंगे x इक्वल्स टू 0 इज द ओनली सॉल्यूशन। अगर आपके पास a का रैंक n के इक्वल आ गया तब हम बोलेंगे कि जो इसके पास जो सॉल्यूशन है सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, और वो कौन सा है, x इक्वल्स टू 0, मतलब इसका एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है और वो कौन सा है, ट्रिवियल सॉल्यूशन। मतलब हम इसको ये भी कह सकते हैं कि इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन कौन सा होगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन। इट हैज यूनिक सॉल्यूशन विच इज x इक्वल्स टू 0 और ट्रिवियल सॉल्यूशन जिसे हम बोलते हैं। बट अगर आपके पास सेकेंड वाला केस है, रैंक ऑफ ए लेस देन n आ गया है, तो इस केस में हम बोलते हैं कि आपके पास जो गिवन इक्वेशन है उसके पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, या बोल सकते हैं इसके पास होंगे हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब बहुत सारे सॉल्यूशन है उसमें ऑब्वियसली एक तो ट्रिवियल होगा ही होगा, क्योंकि कंपलसरी ट्रिवियल तो होना ही है। x इक्वल्स टू 0 एक सॉल्यूशन है होमोजेनियस इक्वेशन का, और जो बाकी है उसको हम नॉन ट्रिवियल बोलते हैं। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब उसके पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर बार a का रैंक फाइंड करेंगे। अगर रैंक a नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल आ गया है तब हम बोलेंगे इसके पास एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, दैट इज ट्रिवियल सॉल्यूशन। और अगर रैंक ए का लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल आ गया है तब आप बोलोगे इसके पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल कर लेते हैं, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि वर्किंग रूल कैसे हम फॉलो करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल फर्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो आपके पास 3 इक्वेशन है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। इनको आपको सॉल्व करना है। तो पहले आप ये चेक करोगे कि होमोजीनियस में है या नॉन होमोजीनियस में है। यहाँ पे देखिए जितने भी इस तरफ कॉन्स्टेंट है वो सारे के सारे क्या है, 0, दैट इज बी मैट्रिक्स आपके पास क्या है, 0 मैट्रिक्स। इसका मतलब ये हमारे पास है होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ax इक्वल्स टू 0। यहाँ पर एक कौन सी मैट्रिक्स लेते हो आप, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिख लेते हैं। यहाँ पे कोफिशिएंट है 1, -1, 1, 1, -1, 1। ये हमने कोफिशिएंट लिखे हैं फर्स्ट इक्वेशन के। सेकंड इक्वेशन के कोफिशिएंट है 1, 2, -1, तो ये हमने लिख लिया 1, 2, -1। थर्ड इक्वेशन के कोफिशिएंट 2, 1, 3। आपको इनका ऑर्डर नहीं चेंज करना है, इसी ऑर्डर में आपको इनको मेंशन करना है। एक्स मैट्रिक्स में हम क्या लिखते हैं, जितने भी वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल है यहाँ पर, x, y, z। देन बी मैट्रिक्स तो हमें पता है कैसी है, 0 मैट्रिक्स, 0, 0, 0।
तो वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, ये जो ए मैट्रिक्स है इसका रैंक कैलकुलेट करना। तो अब आपकी मर्जी है आपको किस मेथड से इसका रैंक कैलकुलेट करना है। हम क्या करते हैं, एक्लिन फॉर्म वाले मेथड से इसका रैंक कैलकुलेट करते हैं। क्या करेंगे हम, एक्लिन वाले फॉर्म में आप क्या कर देते हैं, पहले आपको यहाँ 1 चाहिए और 1 के नीचे जितनी भी एंट्री है वो आपको 0 बनानी है। तो इस 1 का यूज करके इस एंट्री को और इस एंट्री को हमें 0 बनाना है। तो इसका मतलब रो 2 पे आप क्या ऑपरेट करोगे, रो 2 माइनस रो 1, एंड रो 3 पर ऑपरेट करेंगे रो 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रो 1। देखो दोनों बार हमने रो 1 का यूज किया है। हम ये रैंक वाले चैप्टर में बहुत बार कर चुके हैं। तो ये आपके पास मैट्रिक्स किस में रिड्यूस हो जाएगा, फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो 0 3 -2 एंड थर्ड रो 0। इसका आपको 2 टाइम्स ऐड करना है तो हो जाएगा 3 एंड देन 1। नेक्स्ट आपके पास क्या होता था एक्लिन फॉर्म में कि यहाँ पे आपके पास जो एंट्री है, यहाँ ये जो एंट्री है इसको हमें 1 बनाना है। तो आपकी मर्जी है, तो पहले हम 1 बना लीजिए और उसके बाद यहाँ पे इसके जितनी जितनी भी एंट्री उनको हमें 0 बनाना होता था। या फिर ये देखिए दोनों आपके पास 3 3 है, तो हम पहले जो इसके नीचे एंट्री है वो 0 बना लेंगे, फिर इसको 1 बना लेंगे। तो हमने क्या किया, रो 3 पर ऑपरेट कर दिया रो 3 माइनस रो 2, तो मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप अब क्या करेंगे, इस एंट्री को हम 1 बनाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, रो 2 को सिंपली डिवाइड कर देते हैं हम 3 से। तो फर्स्ट रो एज इट इज आ जाएगी, सेकेंड रो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 2/3, देन 0 0 3। नेक्स्ट आपको क्या करना होता था, नेक्स्ट रो में आपको यहाँ पे 1 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, रो 3 पर ऑपरेट कर देंगे रो 3 डिवाइड बाय 3, तो मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगी। उसके बाद आपको क्या कैलकुलेट करनी थी, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 1 2 3। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी आ गई है आपके पास, आपके पास आ गए 3। दैट मीन्स जो रैंक है ए का वो कितना आ गया है, 3। अब हम चेक करते हैं इसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल कितने थे। देखिए वेरिएबल 1 2 3, वेरिएबल कितने थे 3। तो जो रैंक है ए का वो इक्वल आया है 3 एंड दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएबल। तो वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग अगर आपके पास ये आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा, इसका एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, दैट इज x इक्वल्स टू 0 इज द ओनली सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। दैट मीन्स x इक्वल्स टू 0 इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन है। x इक्वल्स टू 0 का मतलब x y z था आपके पास, और 0 है, ये 0 मैट्रिक्स है, इसका मतलब x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी और z की वैल्यू भी 0 इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, इज द ओनली सॉल्यूशन एक्चुअली। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको फिर से 3 इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। तो आपको पहले खुद से चेक करना है होमोजीनियस है नॉन होमोजीनियस। सारी एंट्री यहाँ पर क्या है 0, तो ये आपके पास है होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, ax इक्वल्स टू 0। ए आपके पास क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स 1 2 3। फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट, सेकंड इक्वेशन के कोफिशिएंट 2 3 4 2 3 4। थर्ड इक्वेशन के कोफिशिएंट 7 13 19 7 13 19। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, x की वैल्यू में क्या थे, सिर्फ वेरिएबल है x y z इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स इक्वल्स टू b मैट्रिक्स, और b मैट्रिक्स क्या होती है यहाँ पर, क्या है यहाँ पर 0 मैट्रिक्स। तो हमें क्या चेक करना है यहाँ पर, इस A मैट्रिक्स का रैंक। तो A मैट्रिक्स हमने अलग से मेंशन कर ली, 1 2 3 2 3 4 7 13 19। तो पहले हमें इसका रैंक कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इस 1 का यूज करके हम इन दोनों एंट्रीज को बनाएंगे 0, जो 1 के नीचे एंट्री है उनको बनाएंगे 0। तो रो 2 पर ऑपरेशन लगेगा, रो 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रो 1
एंड रो 3 पर ऑपरेशन हम लगाएंगे रो 3 माइनस 7 टाइम्स ऑफ रो 1। फर्स्ट रो आपके पास एज इट इज आ जाएगी 1 2 3। सेकेंड रो की एंट्री यहाँ पर हो जाएगी 0, देन -1 -2, 0 -1 -2। अब देखो नेक्स्ट स्टेप एक्चुअल में तो क्या होता है कि यहाँ पर आपको एंट्री बनानी होती है 1, बट आपको ये भी दिख रहा है कि फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड रो सेम है, तो हम क्या करेंगे रो थर्ड पर ऑपरेशन पहले लगा देंगे कि रो 3 माइनस रो 2। तो फर्स्ट रो एज इट इज 1 2 3, सेकेंड रो भी एज इट इज, थर्ड रो आपके पास क्या हो जाएगी 0 0 0। अब हम क्या करेंगे, इस 1 को आप बनाओगे -1 को बनाओगे 1, तो क्या करेंगे रो 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस से, तो इक्वेशन आ जाएगी 1 2 3, फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो 1 0 1 2 0 0 0। तो यहाँ पर नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, रो 1 रो 2, दो आपके पास क्या है नॉन जीरो रोज। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 2, दैट मीन्स रैंक ऑफ ए भी कितना होगा 2। ये हम सब कुछ रैंक वाले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और आपके पास नंबर ऑफ वेरिएबल कितने थे इक्वेशन में, एक्स वाई जेड, मतलब 3 वेरिएबल थे, तो नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं 3। तो यहाँ से हमारे पास क्या इक्वेशन आई है, रैंक ऑफ ए लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। दैट मीन्स जो आपके पास गिवन सिस्टम है उसके कैसे सॉल्यूशन होंगे, देयरफॉर ax equals to 0 has infinitely many solution। तो हम वो सॉल्यूशन भी फाइंड कर रहे थे कि वो सॉल्यूशन कौन कौन से होंगे। तो इसके लिए पहले हम ये देख लेते हैं जो आपके पास इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन आएंगे उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट कितने आएंगे। तो हमारे पास नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट का क्या फॉर्मूला था, पहले हम कर चुके हैं। नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएबल माइनस रैंक। ये आपके पास किसका फॉर्मूला है कि कितने आर्बिट्री कांस्टेंट आपको सॉल्यूशन में यूज करने हैं। तो वेरिएबल कितने हैं 3, रैंक कितना है 2, दैट इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब एक आर्बिट्री कांस्टेंट आपको यूज करना है जो हम सॉल्यूशन लिखेंगे उसमें। तो आपको अब सॉल्यूशन लिखने कैसे कहाँ से आएगी, देखो ए मैट्रिक्स आपकी इसमें रिड्यूस हो गई है, ये आपके पास रिड्यूस होकर ये मैट्रिक्स आ गई है। तो अब यहाँ से हम इक्वेशन बनाएंगे। पहली इक्वेशन क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे y से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे z से और लिख देंगे इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या आएगी, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू 0। अब उसके बाद हम और इक्वेशन बनाएंगे, नेक्स्ट रो पर आते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे y से और इसको z से, मतलब हमने रिड्यूस करके ये इक्वेशन बना ली है। ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी y प्लस जेड वाई प्लस 2z इक्वल्स टू 0। और थर्ड से आप थर्ड में तो सारी एंट्रीज 0 है तो वहाँ से आपको कोई इक्वेशन नहीं मिलेगी, तो हमारे पास दो ये इक्वेशन हो गई। इन दोनों को सॉल्व करना है और हमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट यूज करने हैं 1 इनकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। तो रिड्यूस करने के बाद हमारी इक्वेशन किस टाइप की बन गई है, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन है y प्लस 2z इक्वल्स टू 0 और आर्बिट्री कांस्टेंट कितने यूज करने हैं, ओनली 1। तो यहाँ से आप y की वैल्यू लिख सकते हो, y की वैल्यू कितनी आ गई है माइनस 2z। इस y की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, x माइनस y की वैल्यू पुट की माइनस 4z प्लस 3z इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपके पास x इक्वल्स टू z आ गया। तो यहाँ पे देखिए जो y है वो किसकी टर्म में है, z की टर्म में, जो x है वो भी किसकी टर्म में आ गया, z की टर्म में। तो हम z को ही क्या मान लेते हैं, k, जैसे हम पहले करते थे, z को हमने मान लिया k, मतलब एक आर्बिट्री कांस्टेंट लेना था तो मैंने एक आर्बिट्री कांस्टेंट ले लिया है k। दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी हो जाएगी k और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस 2k। तो आपके पास सॉल्यूशन क्या आया है, k, x की वैल्यू, y की वैल्यू माइनस 2k एंड z की वैल्यू k।
ये आपके पास है सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। देखो इन्फाइनाइटली आया ना, क्योंकि के की वैल्यू आप कोई भी पुट कर सकते हो, के कोई एक आर्बिट्री नंबर है, तो यहाँ पे हम के की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल थर्ड। यहाँ पे फिर से आपको 3 इक्वेशन गिवन है, हमें इनका सॉल्यूशन फाइंड करना है, इनको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे इक्वेशन है 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। फिर से आपके पास होमोजीनियस है, सारी एंट्रीज देखिए यहाँ पर क्या है 0, तो इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, ए एक्स इक्वल्स टू 0 वेयर ए इक्वल्स टू, ए में क्या है, सारी की सारी कैसी मैट्रिक्स है, सारी के सारे कैसे एलिमेंट है, जो इनके कॉफिशिएंट है। तो फर्स्ट इक्वेशन का कॉफिशिएंट 1 -1 2 -3, सेकेंड इक्वेशन कॉफिशिएंट 3 2 -4, यहाँ पे 1, तो हम लिख दिया 3 2 -4। इनका ऑर्डर नहीं आपको चेंज करना है, इसी ऑर्डर में लिखना है। अब नेक्स्ट देखिए, पहले आपको लिखना है एक्स का कॉफिशिएंट है 4, फिर वाई का कॉफिशिएंट है -2। अब थर्ड इक्वेशन में जेड का कॉफिशिएंट ही नहीं है, तो यहाँ आप लिखोगे 0। फिर हमने लिखना है डब्ल्यू का कॉफिशिएंट, वो क्या है 9। एक्स मैट्रिक्स में आप क्या लिखोगे, सारे के सारे वेरिएबल 4 हैं आपके पास, एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू, और बी की वैल्यू हमारे पास है 0। तो यहाँ ए और एक्स की वैल्यू इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स आप पुट कर दोगे। उसके बाद वर्किंग रूल में हम सबसे पहला काम क्या करना है, रैंक ऑफ ए फाइंड करना है। हम कैलकुलेट करते हैं, आपके पास ये ए मैट्रिक्स है, तो सबसे पहला काम इस एंट्री को 1 बनाना है, ऑटोमेटिकली 1 है, तो इसके नीचे जितनी भी ये 2 एंट्री हैं इनको हमें 0 बनाना है, किसका, इस 1 का यूज करके, रैंक वाले चैप्टर में जैसे हमने किया था। तो हम रो 2 पर ऑपरेशन लगाएंगे, रो 2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ रो 1, एंड रो 3 पर ऑपरेशन लगाएंगे, रो 3 माइनस 4 टाइम्स ऑफ रो 1। इसी 1 का यूज किया मैंने दोनों इक्वेशन में। तो आपके पास ए मैट्रिक्स रिड्यूस हो जाएगी, फर्स्ट रो एज इट इज 1 -1 2 -3, एंड सेकेंड रो 0 1 -2 2, then 0 2 -8 21। वैसे मैट्रिक्स आगे ए रिड्यूस होकर, इसके बाद हम क्या करेंगे, इस एंट्री को हमें क्या करना है 1 बनाना है, सेकेंड रो में इस एंट्री को 1 बनाना है। तो क्या करोगे आप, रो 2 को डिवाइड कर दोगे 5 से, तो मैट्रिक्स रिड्यूस हो जाएगी, फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो 0 1 -2 देन 2 0 2 -8 21। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, इस 1 का यूज करके इसके नीचे जितनी एंट्री है उसको हमें बनाना है 0, मतलब आपको इस 2 को बनाना है 0 इस 1 का यूज करके। तो रो 3 पर हम क्या ऑपरेशन लगाएंगे, रो 3 -2 टाइम्स ऑफ रो 2, तो मैट्रिक्स रिड्यूस होके आपको इसमें मिल जाएगी। नेक्स्ट स्टेप का आपके पास क्या होता है कि आपको ये जो आपके पास यहाँ पे -4 है, रैंक में हम क्या करते हैं इसको 1 बनाते हैं, तो यहाँ पे हम इसको 1 बना देते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रो 3 को डिवाइड कर देते हैं हम -4 से, तो मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगी। तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज देखिए 1 2 3 1 2 3, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आ गई आपके पास 3, दैट मीन्स रैंक ऑफ ए भी आपके पास क्या होगा 3। अब हम गिवन इक्वेशन में नंबर ऑफ वेरिएबल चेक करें तो कितने वेरिएबल थे आपके पास, 4 वेरिएबल, एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू, तो नंबर ऑफ वेरिएबल है 4। तो यहाँ से आपके पास क्या आया है, रैंक ऑफ ए लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, दैट मीन्स जो आपके पास गिवन होमोजीनियस सिस्टम है इसके कितने सोल्यूशन होंगे, दिस इम्प्लाइज गिवन सिस्टम हैज infinitely many solution, system has infinitely many solution। तो हम ये चेक कर लेते हैं जो हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है उसमें हमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट यूज करने हैं। तो आर्बिट्री कांस्टेंट के लिए क्या फॉर्मूला था, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इक्वल्स टू number of variables minus rank, number of variable minus rank of A। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं 4,
रैंक कितना है 3, तो आपके पास क्या आ गया 1। इसका मतलब आपको एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यूज करना है, वो हम यूज कर लेंगे k। अब जो हमारे पास इक्वेशन है वो रिड्यूस होके देखो किस फॉर्म में आ गई है। ये जो ए मैट्रिक्स है, एंड वाली जो आपके पास ए मैट्रिक्स आई है, वहां से हम इक्वेशन लिखेंगे अब। तो ये आपके पास टर्म है, इसको मल्टीप्लाई करोगे x से, इसे मल्टीप्लाई करोगे y से, इसको z से और इसको w से, आपके पास पहली इक्वेशन हो जाएगी x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 3w इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट इक्वेशन आप ऑब्टेन करोगे यहाँ से, सेकेंड रो से, इसको मल्टीप्लाई करोगे y से, देन इसको z से और इसे w से। तो सेकेंड इक्वेशन आपके पास हो जाएगी y माइनस 2z प्लस 2w इक्वल्स टू 0। थर्ड इक्वेशन थर्ड रो से आएगी, इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम, थर्ड नंबर पर है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे z से और इसे मल्टीप्लाई करेंगे w से। तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, नेक्स्ट इक्वेशन आपके पास मिलेगी z प्लस 17 माइनस 4 w इक्वल्स टू 0। तो हमें इन तीन इक्वेशन को सॉल्व करना है सॉल्यूशन के लिए। सॉल्यूशन के लिए मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू के लिए, और उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हम कितने यूज कर सकते हैं, ओनली 1। मतलब आपको सब टर्म को सिर्फ एक वेरिएबल के टर्म में लेकर जाना है ताकि हम उसे के सपोज कर ले। तो अब ये तीन इक्वेशन है, इस वाली इक्वेशन से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, z की, इक्वल्स टू 17/4w। तो हम इस z की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, क्या आ जाएगा y माइनस 2 17/4w प्लस 2w इक्वल्स टू 0। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 13/2w। अब y की वैल्यू आपके पास z की वैल्यू है, अब हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, x की। तो इन दोनों की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, आपके पास जो स्टार्टिंग में इक्वेशन है, x माइनस y की वैल्यू पुट करते हैं 13/2w, इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं हम, प्लस 2 z की वैल्यू 17/4w एंड देन माइनस 3w एज इट इज इक्वल्स टू 0। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी w। मतलब आपके पास तीनों x, y और z की वैल्यू किसकी फॉर्म में आ गई, w। तो हम w को क्या मान लेंगे, k, क्योंकि हम एक को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ले सकते हैं। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी k, y की वैल्यू आ जाएगी 13/2k एंड z की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 17/4k। अब देखिए जब हम पहले लेते थे, हम k ऐसे लेते थे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कि आपके पास ये फ्रैक्शन में ना रहे, तो आप वो भी ले सकते हो। आप यहाँ पे w को ले सकते हो 4k, वो आपकी मर्जी है। w को हम यहाँ पे 4k भी सपोज कर सकते हैं ताकि x, y, z तीनों की वैल्यू में से सबकी वैल्यू फ्रैक्शन में ना आए, सब आपके पास इंटीजर फॉर्म में आ जाए, फ्रैक्शन में ना आए, वो आपके पास आंसर तब भी सही होगा। यहाँ पे आप w को 4k सपोज करके भी x, y, z की वैल्यू लिख सकते हो, वो भी ठीक होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल फोर्थ, हमें 4 इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। फिर से आपके पास ये कैसे बनेगा, होमोजीनियस सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे सारी वैल्यूज क्या है आपके पास 0। तो इसको क्या लिखेंगे, ax इक्वल्स टू 0 वेयर a में क्या करोगे आप, सारे के सारे जितने भी यहाँ पर कॉफिशिएंट है वो पुट करेंगे। तो पहले हम इक्वेशन फर्स्ट के कॉफिशिएंट पुट कर लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट के कॉफिशिएंट 1, -2, 1 एंड -1। सेकेंड इक्वेशन के कॉफिशिएंट 1, 1, -2, 3, 1, 1, -2, 3। थर्ड इक्वेशन के कॉफिशिएंट 4, 1, -5, 8। फोर्थ इक्वेशन के अब थर्ड के थे -7 एंड देन 2, -1। एक्स में क्या आते हैं आपके पास, जितने भी वेरिएबल है x, y, z एंड w इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स, 0, 0, 0, 0। ये बी आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी। अब हम क्या करेंगे, रैंक फाइंड करेंगे ए का। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा ए का रैंक फाइंड करने के लिए, पहले ए मैट्रिक्स हम अलग से लिख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप, यहाँ पे एंट्री 1 बनानी है, पहले ही 1 है, इस 1 का यूज करके इसके जितने नीचे भी एंट्रीज है उनको हमें 0 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, रो 2 पर ऑपरेशन लगाएंगे, रो 2 माइनस रो 1, रो 3 पर ऑपरेशन लगाओगे, रो 3 माइनस 4 टाइम्स ऑफ रो 1 एंड रो 4 पर आप ऑपरेट करोगे रो 4 माइनस 5 टाइम्स ऑफ रो 1। तो मैट्रिक्स रिड्यूस होके इसमें आ जाएगी, फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो की एंट्री हो जाएगी आपके पास 0,
3 minus 3 and 4, then 0, 9 minus 9, 12, 0, 3 minus 3, 4. अब आप देखिए फर्स्ट सेकेंड रो और फोर्थ रो बिल्कुल सेम है, तो हम क्या करेंगे, रो 4 पर ऑपरेशन लगा देंगे, रो 4 माइनस रो 2, और आप चेक कीजिए जो आपके पास रो थर्ड है वो 3 टाइम्स है ऑफ रो सेकेंड, तो हम क्या करेंगे, रो 3 पर भी अभी ऑपरेट कर देंगे, रो 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ रो 2, तो मैट्रिक्स आपके पास रिड्यूस हो जाएगी, फर्स्ट रो एज इट इज एंड देन सेकेंड रो भी एज इट इज, थर्ड रो आ जाएगी 0 0 0 0 एंड फोर्थ रो भी 0 0 0. तो यहाँ पे नॉन जीरो रोज कितनी आई है, 2. नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 2. दैट मीन्स रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू 2. नंबर ऑफ वेरिएबल कितने थे इस इक्वेशन में, 4, x, y, z एंड w. नंबर ऑफ वेरिएबल है हमारे पास 4. दैट मीन्स रैंक ऑफ ए लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, और ये आपके पास आता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि गिवन इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. यहां से हमें पता चला सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. अब सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, उस सॉल्यूशन में हम ये चेक कर लेते हैं कि उस सॉल्यूशन में हम आर्बिट्री कांस्टेंट कितने ले सकते हैं. तो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट का फॉर्मूला लिखेंगे हम, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस रैंक ऑफ ए. नंबर ऑफ वेरिएबल 4, रैंक आया 2, दैट इज इक्वल्स टू 2. मतलब हम आर्बिट्री कांस्टेंट कितने यूज करेंगे, 2. एक को हम ले लेंगे k1 और एक को ले लेंगे हम k2. तो हमारा गिवन सिस्टम जो रिड्यूस हो जाएगा किसी इक्वेशन में, ए देखो इसमें रिड्यूस हो गया, तो यहीं से हम अपने इक्वेशन लिखेंगे रिड्यूस वाली. इसको मल्टीप्लाई करेंगे x से, इसको y से, इसको z से और इसको w से. तो आपको फर्स्ट इक्वेशन क्या मिल जाएगी यहाँ से, x माइनस 2y प्लस z प्लस w इक्वल्स टू 0. सेकेंड इक्वेशन के लिए इसे मल्टीप्लाई करोगे y से, इसे z से, इसको w से, तो सेकेंड इक्वेशन मिलेगी हमें y 3y माइनस 3z प्लस 4w इक्वल्स टू 0. तो यहाँ हमारे पास सिर्फ 2 ही इक्वेशन हमें मिली है, इन्हें हम दोबारा लिख लेते हैं. अब यहाँ पे आपके पास सिर्फ 2 ही इक्वेशन है और आपको वैल्यू कितनी निकालनी है, 4, x, y, z और w की, बट हम उनमें से 2 को क्या लिख सकते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट. तो यहाँ से देखिए y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3z माइनस 4w डिवाइड बाय 3, या आप इसे भी लिख सकते हो z माइनस 4/3w. यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल गई z और w की फॉर्म में, और अगर हम इसकी वैल्यू, इस y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करें तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी. हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, प्लस z माइनस w इक्वल्स टू 0, x माइनस 2z प्लस 8/3w माइनस z माइनस w इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस z प्लस 5/3w इक्वल्स टू 0, एंड दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई, z माइनस 5/3w. यहाँ से अब हमें x की वैल्यू मिल गई है z और w की टर्म में, और y की वैल्यू भी मिल गई है z और w की टर्म में. तो हम क्या करेंगे, z को मान लेंगे k1, क्योंकि हमें 2 आर्बिट्री कांस्टेंट लेने, और w को मान लेंगे k2. तो इससे आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी k1 माइनस 5/3 k2, एंड आपके पास जब आप इसमें पुट करोगे इस वाली इक्वेशन में, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी k1 माइनस 4/3 k2. तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आ गया, x की वैल्यू ये, y की वैल्यू k1 माइनस 4/3 k2, z की वैल्यू k1 एंड w की वैल्यू k2. ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है.
तो जो हम K1 और K2 की वैल्यू पुट करेंगे अलग अलग, आर्बिट्री कांस्टेंट है तो आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग ही इसके सॉल्यूशन आते जाएंगे। और बहुत K1 और K2 पे कोई कंडीशन नहीं है, दैट मीन्स हम बहुत सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, इन्फाइनाइटली मैनी, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिल जाएंगे गिवन सिस्टम के। नेक्स्ट एग्जाम्पल 5th, ये आपके पास फिर से क्या है, होमोजेनियस इक्वेशन है, यहाँ पर 0 0 0 है, तो ए में आप क्या लोगे, कोफिशिएंट, फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट 1 2 1 1 एंड देन 3, सेकेंड इक्वेशन के कोफिशिएंट 2 3 2 3 -4, थर्ड इक्वेशन के कोफिशिएंट 4 1 0 एंड -1, और x में आप क्या लिखते हो, वेरिएबल, तो यहाँ पे वेरिएबल है x1 x2 x3 x4। इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करोगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं, बिल्कुल सेम उन्हीं स्टेप्स पे आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपको ये सॉल्यूशन मिल जाएगा, x1 की वैल्यू x2 x3 x4। अब चेक कर लेना आपका आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। नेक्स्ट एग्जाम्पल 6th, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमें k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है सच दैट सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, कि जो आपके पास ये जो इक्वेशन दे रखे हैं इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। पहले तो चेक करो इक्वेशन कैसी है, होमोजीनियस। होमोजीनियस इक्वेशन के हमने दो टाइप किए हैं। फर्स्ट में क्या होगा, या जब आपके पास रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएबल आएगा, इस केस में सिर्फ आपको एक ही सॉल्यूशन मिलता है, कौन सा, ट्रिवियल सॉल्यूशन। बट आपके पास जब दूसरी कंडीशन आती है रैंक ऑफ ए लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल, तो इस केस में हमारे पास क्या था, हमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी मिल रहे थे। ट्रिवियल तो दोनों में ही मिलेगा, बट यहाँ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करेंगे, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, उसमें नॉन ट्रिवियल भी आ जाएंगे, ट्रिवियल भी प्लस नॉन ट्रिवियल भी। तो इसने कहा है कि उसके पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है इसका मतलब फर्स्ट केस तो रिजेक्ट हो गया, क्योंकि फर्स्ट वाले केस में तो आपके पास सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलने वाला था, तो इसका मतलब रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल, रैंक ऑफ ए इक्वल नहीं आ सकता नंबर ऑफ वेरिएबल के, तो ऑब्वियसली रैंक ऑफ ए क्या होगा, लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल। ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम ए का रैंक देख लेते हैं क्या आएगा, तो उसको इसमें पुट कर देंगे। मतलब हमें क्या गिवन है, गिवन है रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएबल, क्योंकि सेकेंड फर्स्ट जो आपके पास कंडीशन है वो रिजेक्ट हुई है, सेकंड सही है, एंड रैंक ऑफ ए आप बोल सकते हो लेस देन, इक्वल नहीं है तो लेस देन है, लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, एंड या और आपको जो भी यूज करना है, दोनों का एक ही मतलब है। यहाँ से हम पहले हम ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं। ए मैट्रिक्स, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, फर्स्ट इक्वेशन की कोफिशिएंट 1, देन k 3 4 3 k 2 1 2, इसका हम रैंक फाइंड करते हैं। तो रैंक कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले टर्म होनी चाहिए 1, यहाँ पे 1 ही है, उसके बाद इस 1 का यूज़ करके हम इसके नीचे जितनी एंट्रीज हैं उनको बनाएंगे 0। तो हम रो 2 पर ऑपरेशन लगा देते हैं, रो 2 -4 टाइम्स ऑफ रो 1, एंड रो 3 पर ऑपरेशन लगा देते हैं, रो 3 -2 टाइम्स ऑफ रो 1। तो ए आपके पास रिड्यूस हो जाएगी फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो आपके पास आ जाएगी यहाँ पे 0 3 -4 के, देन के -12, यहाँ पे 0 1 -2 के, देन यहाँ पर -4। नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होता है रैंक फाइंड करने के लिए, सेकेंड रो में यहाँ पर एंट्री क्या होनी चाहिए 1। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रो 2 पर ऑपरेशन लगा देंगे, रो 2 डिवाइड बाय 3 -4 के, तो ए मैट्रिक्स रिड्यूस हो जाएगी फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो में आप यहाँ पे लिखोगे 0 1 के -12 डिवाइड बाय 3 -4 के, थर्ड रो भी एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इस 1 का यूज करके इसके नीचे जितनी भी एंट्री उनको 0 बनाना है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही एंट्री है, दैट मीन्स अब हम रो 3 पर ऑपरेशन लगाएंगे, रो 3 -1 -2 के टाइम्स ऑफ रो 2, इस 1 का यूज करना है। तो हमारी मैट्रिक्स रिड्यूस हो जाएगी फर्स्ट रो एज इट इज,
second row as it is, third row 0 0 minus 4, then minus 1 minus 2k times of k minus 12 डिवाइड बाय 3 माइनस 4k। ये एंट्री आ गई आपके पास थर्ड रो में। हमारा जो कंडीशन गिवन है उसमें क्या है, जो रैंक है ए का वो इक्वल नहीं होगा नंबर ऑफ वेरिएबल की, या उससे छोटा होगा। ये हमारे पास कंडीशन जो स्टार्टिंग में गिवन है, ठीक है। रैंक ऑफ ए लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल, ये हमारे पास जो हमने स्टार्टिंग में कंडीशन की है वहां से आपके पास आया है। तो नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, 3। दैट मीन्स जो रैंक है ए का वो 3 से छोटा होगा। बट यहाँ पर देखिए अब कितनी रोज है, फर्स्ट 1 रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। अगर तीनों आपके पास जो रो है वो नॉन जीरो हो गई तो रैंक तो 3 आ जाएगा, बट रैंक आप ए का क्या आना चाहिए, लेस देन 3। तो फर्स्ट रो तो ऑब्वियसली दिख रहा है आपको, पूरी रो 0 नहीं हो सकती क्योंकि वहां पर नॉन जीरो एंट्रीज यहाँ पर प्रेजेंट है, 1 एंड 3 नॉन जीरो एंट्री प्रेजेंट है। सेकेंड रो में भी नॉन जीरो एंट्री प्रेजेंट है 1, ये में भी 0 हो सकती है यहाँ पर के, और ये वाली टर्म भी 0 हो सकती है, बट आपके पास नॉन जीरो प्रेजेंट है। मतलब फर्स्ट रो नॉन जीरो नहीं होगी, फर्स्ट रो 0 नहीं होगी, सेकेंड रो 0 नहीं होगी, थर्ड रो आपके पास 0 भी हो सकती है और नॉन जीरो भी। बट जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग क्या होना पड़ेगा, थर्ड रो को 0 होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर थर्ड रो नॉन जीरो हो गई तो रैंक कितना आ जाएगा, 3। बट रैंक ए का कितना आना चाहिए, 3 से कम। दिस इम्प्लाइज रो थर्ड मस्ट बी 0। जो रो थर्ड है वो 0 होनी चाहिए, इसका मतलब हर एक एंट्री 0 होनी चाहिए। पहली 2 एंट्री तो 0 ही है रो थर्ड में, इसका मतलब जो थर्ड एंट्री है वो भी क्या होनी चाहिए, 0। तो हम इसको 0 के इक्वल ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, -4 दिस टर्म इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं, -4 3 माइनस 4k, इसे हम ओपन कर लेते हैं, -12 प्लस 16k माइनस, इसे ओपन करेंगे हम, k माइनस 12 देन माइनस 2k प्लस 24k k स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -12 प्लस 16k देन ये आपके पास -2k स्क्वायर प्लस 25k माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, -12 प्लस 16k प्लस 2k स्क्वायर देन -25k प्लस 12 इक्वल्स टू 0। 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन आपके पास आ गई 2k स्क्वायर माइनस 9k इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम k कॉमन ले लेते हैं, 2k माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपके पास k की 2 वैल्यू आ जाएंगी, 0 एंड 9/2। हमें k की वैल्यू ही ऑब्टेन करनी थी, तो k की 2 वैल्यू आ गई है, 0 एंड 9/2। ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। इसे आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे, जैसे आपकी बुक में किया हुआ है, हमने वहाँ पे स्टार्टिंग में ही फर्स्ट रो और थर्ड रो को एक्सचेंज कर दिया है, ताकि हमारा जो कैलकुलेशन पार्ट है वो थोड़ा जल्दी हो जाए, जल्दी हम सिंप्लीफाई कर सकें। बाकी आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे बुक में दे रखा आप वैसे सॉल्व कर सकते हो, दोनों से आपके पास सेम ही आंसर आएगा एंड में।